नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक में एंगल बिटवीन टू कर्व्स ये देख रहे थे और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है नहीं इसको देखे थे नहीं। तो जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दो कर्व जब किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पे टेंजेंट के बीच का एंगल जब निकाल देते हैं तो वो एंगल बिटवीन कर्व्स होता है। और दो तरह के एंगल होते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, और लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये सब पता है। और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब वही टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है। और लास्ट में कंडीशन निकाले थे हम लोग कि दो इलिप्स या दो हाइपरबोला या एक इलिप्स एक हाइपरबोला या दोनों हाइपरबोला ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करें तो क्या कंडीशन होता है, ठीक है ना। चलो आज हम लोग ये देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल में ही, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। समझ गया, मतलब ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल जो निकालते हैं ये कर्व के किसी पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है ना। पॉइंट कर्व पे होना जरूरी है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फिर से बात वही है कि डिफाइन कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कर्व है y इक्वल टू fx कर्व है और ये P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, P पॉइंट ये है एक्स वाई, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिए है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और ये P पॉइंट पे नॉर्मल है, सही ना। तो y इक्वल टू x कर्व है, उस पर कोई पॉइंट P है एक्स वाई और उस P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं जो x एक्सिस को T और N पे कट करता है, ठीक है ना। टेंजेंट x एक्सिस को T पे कट किया, नॉर्मल N पे कट किया, नहीं। और P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस पे, इसको M करते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो ये क्लियर है कि ये y होगा, नहीं मॉड y एक्चुअली, ठीक है ना। अगर ये x एक्सिस को ऊपर बनाया है तो ये y होगा, अगर नीचे बनाते तो मॉड y लिखते, ठीक है ना। चलो, और ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा टेंजेंट का स्लोप है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू dy बाई dx है, नहीं। टेन थीटा क्या है, dy dx एट एक्स वाई, ठीक है ना। dy dx एट एक्स वाई को हम dy dx ही लिखते हैं, ठीक है ना। dy dx एट एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो dy बाई dx से लिखेंगे उसको, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो इसमें PT लेंथ जो है, लेंथ PT इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट, सही ना। PT को ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। और इसी तरह से PN जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ठीक है ना। समझ गया। और TM टेंजेंट का लेंथ जो है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, ये TM है नहीं। तो TM इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, इसको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से नॉर्मल PN है नॉर्मल का लेंथ, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे MN है नहीं। तो MN इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है ना। सही ना। और ये चारों लेंथ P पॉइंट पर है, कर्व के P पॉइंट पर है, XY पॉइंट पर है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हम लोग लिखे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, लेकिन यह है लेंथ 4, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल तो ही, साथ साथ दो और लेंथ है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है ना। सब टेंजेंट का मतलब टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, सब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
तो चारों लेंथ क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको निकाला कैसे जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास tan थीटा dy dx है, नहीं dy dx निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये लेंथ y है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, नहीं, और ये थीटा बनेगा। क्लियर ना, क्योंकि ये टेंजेंट नॉर्मल 90 पे है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है ना। चलो, तो हमको ये पता है और एंगल पता है, ये निकालना है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल PTM, इन ट्राइंगल PTM साइन थीटा, साइन थीटा निकालेंगे तो y अपॉन PT, नहीं y अपॉन PT, सही ना। तो PT इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा, नहीं, तो y कॉसेक थीटा होगा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा मतलब y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और y और 1 प्लस कॉट थीटा का मतलब dx बाई dy, और इसमें मॉड लगा देंगे, ठीक है ना, लेंथ, ठीक है ना। तो ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नहीं, क्लियर बात है। y cosec थीटा आया पहले, cosec थीटा को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और tan थीटा dy dx है, तो cot थीटा dx बाई dy होगा, तो ये आ गया, नहीं। तो PT का लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है, ये तो मॉड y इंटू 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, अब इसी तरह नॉर्मल का लेंथ PN निकालते हैं। तो इसमें हमको ये एंगल पता है, ये लेंथ पता है, ये निकालना है, cos थीटा निकालेंगे, नहीं। तो इन ट्राइंगल PMN ट्राइंगल देखो, तो cos थीटा निकालेंगे तो आएगा y अपॉन mn, ठीक है ना। PN y अपॉन PN, तो PN इज y sec थीटा, नहीं, और फिर से y 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स dy dx का स्क्वायर, नहीं। तो ये होता है मॉड y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गए। चलो, क्लियर, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना। खाली पता होना चाहिए कि ये लेंथ कौन कौन सा है। इस पूरे चैप्टर में ही है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम ही है, तो इसमें पहले डिफिनीशन को ध्यान से देख लेना है, वही इस चैप्टर का है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पीछे का चैप्टर, ठीक है ना, समझ गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये बात पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब TM निकालना है, फिर से ये दोनों पता है हमको, तो tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन TM, तो TM इक्वल टू y cot थीटा हो जाएगा, तो y dx बाई dy, नहीं cot थीटा, ये tan थीटा है, तो ये dx बाई dy हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज y dx बाई dy, और लेंथ है तो मॉड लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू mn बाई y, तो mn इक्वल टू y tan थीटा मतलब dy dx मॉड, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y dy बाई dx का मॉड, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये चारों लेंथ को याद रखना है, या ये फिगर पता रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, ये सब क्या होता है, और फिगर से निकाल लेना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे लेंथ जो है वो कर्व के किसी पॉइंट पे निकालते हैं, नहीं, और सारे फॉर्मूले में y है, तो उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट निकाले उसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे इधर, और फिर dy बाई dx उस पॉइंट पे निकाल के, कभी dy dx का स्क्वायर, कभी dx बाई dy का स्क्वायर, ये सब है, ठीक है ना, समझ गया।
तो एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर सेकेंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, थर्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फोर्थ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। चारों लेंथ निकालना है टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। मतलब कर्व के x इक्वल टू 3 पॉइंट पर ये चारों लेंथ निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कर्व चूंकि पॉइंट कर्व पे है तो x दिया हुआ है तो y निकाल सकते हैं, नहीं तो y जो आएगा वो है कितना 3 माइनस 9 तो माइनस 6, y निकल गया। अब हम लोग को dy dx निकाल लेना है इस पॉइंट पर, नहीं समझ गया। तो dy बाय dx निकाल लेते हैं। तो dy dx इज 1 माइनस 2x, तो dy dx निकालेंगे एट x इक्वल टू 3, तो 1 माइनस 6 तो माइनस 5 हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू 3 से पुट कर दिए, ठीक है ना। तो dy dx का वैल्यू 1 माइनस 5 है और y भी निकल गया। अब इनमें पुट कर देते हैं। तो पहले हम लोग pt लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे pt, ठीक है ना। तो ये होता है y मतलब माइनस 6 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर मतलब 1 बाई 25, ठीक है ना। ये dy dx माइनस 5 है तो dx बाई dy माइनस 1 बाई 5 होगा, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, सही ना। dx बाई dy का वैल्यू ये dy dx निकला है तो यहाँ पर dx बाई dy लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 रूट 26 बाई 5, ठीक है ना pt। और इसी तरह से pn निकालेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो इसमें 1 प्लस 25 सीधा सीधा डी एक्स लिखना है इसमें, नहीं लेंथ ऑफ नॉर्मल में सीधा सीधा डी एक्स जो निकला है इसी का स्क्वायर कर देना है, तो 6 रूट 26। इसी तरह से टीएम निकालना है, टीएम तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का लेंथ होता है वाई मतलब माइनस 6 और dx बाई dy मतलब माइनस 1 बाई 5, ठीक है ना, का मॉड तो 6 बाई 5 लगे, सही ना। ये डी डी एक्स है, dx बाई dy इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। और mn जब निकालेंगे तो दिस इज y मतलब फिर से माइनस 6 और dy बाई dx मतलब माइनस 5 तो 30, ठीक है ना। यूनिट सब यूनिट जो भी रहे उस यूनिट में, ठीक है ना। समझ गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, भारी बात नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी चीज भारी ऐसा नहीं है, भारी तभी है जब पीछे का चैप्टर आपको याद नहीं है या इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है वो याद नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो कोशिश करना ये फॉर्मूला याद रहे। इसमें देखो याद रखने का कुछ ट्रिक है। एक तो देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल जब भी है, नॉर्मल रहे या सब नॉर्मल रहे, तो उसमें डी वाई डी एक्स है और सब टेंजेंट या टेंजेंट में डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है ना। और जो डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल उसका फॉर्मूला बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ठीक है ना, सब टेंजेंट सब नॉर्मल वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट to the curve y equal to b e का पावर x by a at x equal to x नॉट, ठीक है ना। x equal to x नॉट पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू x नॉट है तो y निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे है। x नॉट यहाँ पुट कर देंगे तो b e का पावर x नॉट बाई a आ गया, ठीक है ना। इसको y नॉट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे x का वैल्यू x नॉट है उस पॉइंट पे y का वैल्यू y नॉट अगर है तो y नॉट का वैल्यू है, ठीक है ना। क्लियर बात है। चलो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है, तो हम लोग पहले डी डी एक्स निकालेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है तो b, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x बाई a इंटू 1 बाई a, ठीक है ना। तो dy dx एट x इक्वल टू x नॉट, तो ये होगा b बाई a e का पावर x नॉट बाई a, ठीक है ना। सही ना। चलो, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब tm, नहीं तो tm निकालते हैं। tm होता है कितना, y नॉट और dx बाई dy एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो y नॉट मतलब ये है b e का पावर x नॉट बाई a, ये y नॉट का वैल्यू लिखिए, y नॉट लिखे जाएंगे, लिखिए एक ही बात है। और dx बाई dy, dx रेसिप्रोकल होगा तो a बाई b और e का पावर x नॉट बाई a, नहीं सही ना। ये y नॉट है और ये dx बाई dy एट x इक्वल टू x नॉट है, तो ये कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, नहीं मॉडल। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। और अगर देखो इसको तो ये कांस्टेंट है, नहीं मतलब x नॉट y नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा कर्व है जिसपे हर एक पॉइंट पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट a है, ठीक है ना। समझ गया। पॉइंट से इंडिपेंडेंट है, किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो सेम आएगा। क्लियर बात। चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू y का पावर n is constant, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, हर एक पॉइंट पर सेम आए, कांस्टेंट, देन फाइंड n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। n का वैल्यू इस तरह से बताना है कि सब नॉर्मल का लेंथ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करे, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर सेम है। तो हम लोग पहले लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालेंगे एक्स वाई पॉइंट पर, नहीं एक्स वाई पॉइंट पर मतलब ये एक्स वाई पॉइंट पर निकला हुआ है, और फिर n से इंडिपेंडेंट उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो एक्स वाई में अगर कंफ्यूजन हो तो एक्स नॉट वाई नॉट पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पी एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट कर्व पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट का पावर n, ठीक है ना, सही ना।
अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डी निकालते हैं तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 1 होगा, 1 इक्वल टू एन वाई का पावर n माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स निकालेंगे एट एक्स नॉट वाई नॉट, इसको हम लोग कर पे मान लिए, तो ये होगा 1 बाई एन वाई नॉट का पावर n माइनस वन, नहीं तो डी एक्स आ गया, और y तो वाई नॉट है ही नहीं, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये है आपका, नहीं mm, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू mn इक्वल टू कितना होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई नॉट तो आपका वाई नॉट ही है, इंटू डी वाई डी एक्स आपका ये है, ठीक है ना, मतलब 1 बाई एन वाई नॉट का पावर n माइनस वन, तो ये हो गया 1 बाई एन वाई नॉट का पावर n माइनस टू मॉड, ठीक है ना। तो इसमें अब देखो कहा गया कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब x नॉट वाई नॉट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जीरो पावर हो जाना चाहिए, नहीं तो n माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको कांस्टेंट कहा गया, ठीक है ना। तो कांस्टेंट तब होगा जब n माइनस टू जीरो होगा, n का वैल्यू टू होगा, नहीं तो n अगर टू रख देंगे तो अब उसमें वाई नॉट दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वाई नॉट नहीं दिखेगा मतलब 1 बाई टू आ जाएगा, n का वैल्यू टू हो गया तो 1 बाई n है तो टू हो गया, 1 बाई टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, हर एक पॉइंट पर वही हो गया, नहीं सही ना। तो n का वैल्यू टू आ गया, नहीं n का वैल्यू अगर टू नहीं रखते मान लो थ्री रख देते तब वाई नॉट का पावर वन बच जाता, मतलब पॉइंट पे डिपेंड करता था, ठीक है ना, और अगर उससे कम भी रखते तब भी वाई नॉट पे डिपेंड करता, तो हमको कहा गया कांस्टेंट है मतलब एक्स नॉट वाई नॉट से इंडिपेंडेंट है, नहीं तो इसका मतलब n टू ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो n जब टू होगा तो mn का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू टू रखेंगे तो mn जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है 1 बाई टू आ जाएगा, नहीं ये टू हो जाएगा ये वन हो जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब n का वैल्यू टू रखेंगे तो कर्व आपका ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, नहीं n का वैल्यू टू हो गया तो ये कर्व हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, नहीं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व होता है पैराबोला, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व को पैराबोला कहते हैं, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला हम पढ़े हैं, तो उस पैराबोला में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, समझ गया, और वो सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होता है, नहीं जैसे इसका लेटस रेक्टम का लेंथ 1 है, नहीं जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो लेटस रेक्टम 4a होता है, नहीं तो यहाँ 1 है 4a के बदले तो 1 हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सेमी लेटस रेक्टम 1 बाई टू हो गया, नहीं और वही सब नॉर्मल लेंथ होता है, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में मतलब लेफ्ट वार्ड राइट वार्ड पैराबोला जो होता है उसमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट होता है और वो सेमी लेटस सिस्टम के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको बताते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो एक ये है इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a sin थीटा प्लस a थीटा
ये cos थीटा और प्लस ए थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू फाइंड लेंथ ऑफ सबनॉर्मल टू द कर्व, ये ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, सही ना, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा पाई बाय 4 पर सब नॉर्मल का लेंथ चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होता है mn, वो होता था y dy बाई dx का मॉड, ठीक है ना। तो y तो हमको पता है ये y है, इसमें थीटा पुट कर देंगे तो y यहाँ रख देंगे, dy बाई dx निकालना है। तो पहले हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दिया हुआ है, तो पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे इससे, ठीक है ना। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा और इसका प्रोडक्ट रूल रहेगा, तो पहले थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस ए साइन थीटा और प्लस ए थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और डी डी थीटा निकालेंगे तो ये आएगा ए कॉस थीटा इसका, और इसमें जब थीटा को करेंगे तो माइनस ए कॉस थीटा, थीटा 1 हो गया, फिर कॉस थीटा करेंगे तो प्लस ए थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो डी डी एक्स दोनों डिवाइड कर देंगे, नहीं तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे एट थीटा इक्वल टू पाई 4, नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी डी एक्स तो 1 आ गया। अब इसे पुट करते हैं तो एम एन का वैल्यू होगा y निकालेंगे तो a, नहीं, और साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2 और ये पाई बाय 4, तो a टाइम्स 1 बाय रूट 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस पाई बाय 4, सही ना, और डी बाई डी एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो a टाइम्स 4 माइनस पाई बाय 4 रूट 2, ठीक है ना, 1, ठीक है ना। 4 माइनस पाई तो पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर आ गया, नहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये में मॉड रहेगा, समझ गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पे और अच्छे क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आगे चैप्टर में, तो ये लेंथ सबको पता रखना है, बीच बीच में हो सकता है कहीं यूज होता रहे, ठीक है ना, तो भूलना नहीं है इसको, या निकालने का तरीका पता रखना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है, एक तो रेट मेजर और दूसरा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, इसको करते हैं। चलो तो हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो हमारा था फर्स्ट एप्लीकेशन टेंजेंट नॉर्मल था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और सेकेंड टॉपिक था रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो पहले रेट मेजर देखते हैं, रेट मेजर। तो रेट मेजर क्या होता है, देखो मतलब डेरिवेटिव से हम लोग रेट भी मेजर करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, दिस डिनोट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको और सही से कहें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of y with respect to x,
ठीक है ना। डी और डी एक्स का ये मतलब होता है, ये पहले जिससे भी आप पढ़े हैं, फिजिक्स में ज़्यादा यूज करते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो इसमें इसमें क्या होता है कि दो क्वांटिटी एक्स और वाई चेंज हो रहा होता है, नहीं, एक्स एंड वाई आर चेंजिंग, दो क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है। तो पहले क्वेश्चन में से वो दो क्वांटिटी निकालना है जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि तीन क्वांटिटी भी क्वेश्चन में चेंज हो रहा हो, लेकिन हम लोग को जिससे दो क्वांटिटी से काम है वो दो क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। जैसे मान लो किसी स्फीयर का रेडियस को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा, सरफेस एरिया भी घटेगा, नहीं, समझ गए बात। तो तीनों चेंज हो रहा है, मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन वॉल्यूम रेडियस वाला करना होगा तो वॉल्यूम रेडियस में रिलेशन निकालेंगे, और अगर सरफेस एरिया और रेडियस में क्वेश्चन करना होगा तो सरफेस एरिया और रेडियस में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो पहले दो क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, और फिर इन दोनों में रिलेशन लिखना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो एक रिलेशन लिखना है y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू एफ वाई, ऐसा एक रिलेशन लिखना है, ठीक है ना। मतलब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है या y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ये कभी कभी क्वेश्चन में एक्सप्रेस किया हुआ मिलेगा और कभी कभी खुद से करना होगा। तो पीछे जो फॉर्मूला पढ़े हैं, एरिया, वॉल्यूम, ये सब, उन सबको यूज करके ये काम करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है, डी बाई डी एक्स निकाल देना है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स निकाल देना है तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, नहीं, और इसमें निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये होगा 1 इक्वल टू एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट किया तो इसका 1 हो गया, इसको पहले y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा, फिर डी डी एक्स आएगा, नहीं, तो डी डी एक्स आएगा आपका 1 बाई एफ डैश वाई, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, और फिर किसी एक का रेट ऑफ चेंज आपको दिया रहेगा, दूसरे का निकालना होगा, ठीक है ना। मान लो y का रेट ऑफ चेंज आपको दिया है, x का निकालना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये काम इसमें करना होता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स यही सब है, मतलब पहले तो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें रिलेशन कभी कभी क्वेश्चन में मिलेगा और कभी कभी खुद से बनाना पड़ेगा ये रिलेशन, और तीसरा स्टेप डिफरेंशिएट कर देना है, और इसमें से कुछ चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और कुछ निकालना होगा, ठीक है ना। समझ गए आप। तो ये काम करते हैं हम लोग रेट मेजर में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक बात और, मान लो डी डी एक्स निकाले और निगेटिव आ गया, नहीं, निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि y बढ़ रहा है, जब x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, इसका मतलब ये उल्टा नेचर है। डी डी एक्स निगेटिव होने का मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x के बढ़ाने से y घटेगा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब x के बढ़ाने से y बढ़ेगा, ठीक है ना। ये हम लोग कुछ पीछे मोनोटोनिटी में किए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट x of a particle at any time t is given by x equal to t cube minus 3t plus 4. Then find first velocity, second acceleration of particle at t equal to 2 second. सही ना।
ये फर्स्ट है और सेकेंड है t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है ना। t0 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको 1/2 सेकेंड कर लेते हैं, 2 सेकेंड एंड 1/2 सेकेंड। चलो, तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर लिखते हैं भैया x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। सही ना। तो इसमें हमको x और t चेंज हो रहा है, नहीं t चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, नहीं तो यही दोनों चेंज हो रहा है। जैसे पीछे बताए थे कि x और y दो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो पहले उसको ढूंढना है। तो इसमें दो क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है वो कौन कौन सा है, x और t, ठीक है ना। और उस दोनों में रिलेशन अब तैयार करना है, तो रिलेशन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं रिलेशन इसमें अपने से खुद बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हमको निकालना क्या है ये देखना है, तो वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाई dt, नहीं तो dx बाई dt निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3, इसी को कहते हैं वेलोसिटी vt एट टाइम t पे वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो हमको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी फर्स्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और एट t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे निकालेंगे, तो दिस इज 3 इंटू 1/4 माइनस 3 तो माइनस 9/4, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर dx बाई dt पॉजिटिव आया, नहीं मतलब क्या है कि टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और ये नेगेटिव आ गया, मतलब इधर वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, t को बढ़ा रहे हैं तो x आपका घट रहा है, नहीं वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब ये होता है। वेलोसिटी अगर नेगेटिव आया तो मतलब dx बाई dt नेगेटिव आया, तो dx बाई dt नेगेटिव मतलब x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कब t इक्वल टू 1/2 के पास, और 2 के पास इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, समझ गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, नहीं या इसको कहते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, एक ही बात दोनों, ठीक है ना। तो d2x बाई dt स्क्वायर करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 60, नहीं तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जब निकालेंगे तो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और एट t इक्वल टू 1/2 सेकेंड निकालेंगे तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी डी बाई डी टी पॉजिटिव आया है, डी बाई डी टी पॉजिटिव मतलब भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी हमेशा इसका बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर भी बढ़ता हुआ है, पॉजिटिव आया है, और इसके इस टाइम पे भी बढ़ता हुआ वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ गया। तो बस इसमें यही करते हैं, इसका ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिजिक्स में होता है, और रेट मेजर जो है वो मेंस में कभी कभी आता है और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बोर्ड तो इसके क्वेश्चन जो होंगे, मतलब जो अपना पोस्टर है उसमें पहले फर्स्ट सेक्शन 1 में तो है रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन करके, उसके बाद फिर बाकी जगह पे रेट मेजर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आपको एनसीईआरटी से करना है इस क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर रेट मेजर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, नहीं टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट वाला लास्ट टॉपिक जो था उसके भी क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं ज़्यादा, और इसके भी क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू स्क्वायर्स S1 and S2 whose side length are x and y respectively। मतलब S1 स्क्वायर का साइड लेंथ जो है वो x है और y जो S2 स्क्वायर है उसका साइड लेंथ y है। सच दैट y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर S2 करते हैं ऑफ स्क्वायर S2 with respect to square S1। when side length of S1 is 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसमें क्या है कि दो स्क्वायर है, दोनों के साइड में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो एरिया जब निकालेंगे, एरिया ऑफ S2, ठीक है ना, एरिया ऑफ S1 पहले करते हैं, तो इसको कहते हैं A1, ठीक है ना। तो ये होगा कितना, एक्स स्क्वायर, नहीं इसका साइड लेंथ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ S2 निकालेंगे, तो जैसे A2 कहते हैं, ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। तो जैसे जैसे एक्स वाई चेंज होगा तो A1 A2 चेंज होगा, नहीं। समझ गया। हम लोगों को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मतलब DA2 बाय DA1 निकालना है, ठीक है ना। और ये कब निकालना है, एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सही ना। 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर x जो है मीटर में, ये जो x है, x इन मीटर, और y भी मीटर में। ऐसा है नहीं, x यहाँ पर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लिखते हैं, 1/2 मीटर, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग DA1 बाई या DA2 बाई DX निकालते हैं, ठीक है, या DY, कितना आएगा 2y, नहीं, और DA1 बाई DX निकालते हैं, तो ये कितना आएगा 2x, नहीं। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा DA2 बाई DA1, और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा DX बाई DY इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है ना। इस तरह का आ गया। तो DA2 बाई DA1
अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। और अब हमको x दिया हुआ है, ये एक्चुअली x है नहीं, s1 का साइड लेंथ तो x है नहीं, तो x दिया हुआ है तो y को एलिमिनेट करना होगा, और डी dx तो निकल जाएगा यहाँ से डी dx नहीं, तो y का वैल्यू यहाँ पर है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और डी dx का वैल्यू होगा 1 माइनस टू एक्स, ठीक है ना। सही ना, तो ये हो गया, तो x x x कैंसिल, दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस टू एक्स। अब x का वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं नहीं, समझ गया, तो 1/2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो dA2 बाई dA1 ये 1/2 मीटर पे है, तो दिस इज 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ गया नहीं, समझ गए बात। तो इसमें रिलेशन दिया हुआ है वाई एक्स में, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो A1 A2 में सॉल्व करना है नहीं, तो A1 A2 को एक्स वाई टर्म में निकाल दिए नहीं, और फिर उस रिलेशन को यूज कर दिए और डिफरेंशिएट कर दिए, तो कुछ रेट आपको दिया रहता है और कुछ निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आ गया, समझ गया। मतलब कभी जैसे बताए थे कि क्वेश्चन में दो क्वांटिटी चेंज कर रहा है वो निकालना है, कभी कभी हो सकता है तीसरा भी चेंज कर रहा हो, चौथा भी चेंज कर रहा हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है ये बात ध्यान देना है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में करना है, कौन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है नहीं, इसका मतलब y का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर S2 विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर S1, मतलब dA2 बाई dA1 निकालना है, ठीक है ना, समझ गया। तो उसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, समझ गया। यहाँ x मीटर में है, y भी मीटर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व वेयर rate of change of ordinate find point on this curve where rate of change of ordinate is twice as fast as abscissa, ठीक है ना। इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जहां पर ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज एब्सिसा के रेट ऑफ चेंज से दोगुना, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो दोनों चेंज हो रहा है नहीं, और तो दोनों में रिलेशन ये दिया हुआ है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि डी वाई बाई डी टी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, सही ना। मतलब ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज जो है वो 2 टाइम्स है एब्सिसा का रेट ऑफ चेंज। मॉड क्यों लगाए, मॉड लगाए कि चेंज दो तरीके का हो सकता है, एक तो मतलब एब्सिसा बढ़े तो ऑर्डिनेट भी दोगुना तेजी से बढ़े, और एक है कि एब्सिसा बढ़े तो ऑर्डिनेट दोगुना तेजी से घटे, तो घटने पे भी चेंज हो रहा है नहीं, वो भी दोगुना है।
तो सिर्फ चेंज कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया कि एब्सिसा के बढ़ने से ऑर्डिनेट बढ़ता है। तो अगर ऐसा कहा जाता तब dy dx dt इक्वल टू 2 टाइम्स dx by dt लिखते, नहीं, दोनों अगर बढ़ाने से बढ़ रहा है तब हम लोग साइन सेम साइन लेते। यहाँ पर सिर्फ लिखा है चेंज हो रहा है, नहीं, चेंज का मतलब क्या कि ये दो गुना तेजी से बढ़ भी सकता है और दो गुना तेजी से घट भी सकता है, नहीं, तो दोनों केस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy by dx का मॉड इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो dy dx निकाल लेते हैं यहाँ से, तो dy dx निकालेंगे तो ये आ गया 2 माइनस 2x, नहीं, तो 2 माइनस 2x का मॉड इक्वल टू 2 कर देंगे, तो 2 माइनस 2x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, नहीं, मॉड का प्रॉपर्टी है। तो जब प्लस 2 वाला लेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा और माइनस 2 वाला लेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है ना। समझ गया। जब यहाँ प्लस 2 वाला लेंगे तो प्लस टू कैंसिल होगा तो x 0 आ जाएगा, माइनस 2 लेंगे तो इधर आके 4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, नहीं, समझ गया। चलो, तो जब हम लोग को पॉइंट निकालना था इस कर्व पे, तो x आ चुका है तो y आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 0 4 हो जाएगा, नहीं, तो y इक्वल टू ये 4 होगा, तो एक 0 का वहाँ 4 पॉइंट हुआ और एक 2 जब रखेंगे तब भी 4 ही आएगा, नहीं, सही ना, तो एक 2 का 4 हुआ, ठीक है ना। तो 0,4 पे जब dy dx निकालेंगे, 0,4 पे निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, नहीं, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। और जब 2 पे निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगा, नहीं, लेकिन दोनों का मॉड आपका 2 आएगा, ठीक है ना। तो चेंज दोगुना हो रहा है, दोगुने के दर से हो रहा है y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं, समझ गया। यहीं पर अगर क्वेश्चन में होता कि x को बढ़ाने से y दोगुने तेजी से बढ़ता है तब हम लोग मॉड नहीं लगाते, तब सीधा लिखते dy dx इक्वल टू 2 टाइम्स dx by dt, नहीं। और अगर ऐसा होता कि x को बढ़ाने से y जो है वो दोगुना तेजी से घटता है तब यहाँ पर dy dt इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स dx by dt, नहीं, लेकिन यहाँ कहा गया चेंज हो रहा है तो दोनों को मिला के लिखना है, ठीक है ना, तो मॉड लगा दिया इसलिए, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या था कि जो क्वांटिटी आपका चेंज हो रहा है उसमें रिलेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ के बाद। तो हर जगह रिलेशन ये दिया नहीं रहता है, कभी कभी रिलेशन खुद से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देखो, समझते हैं। A spherical raindrop evaporates at a rate 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है ना। एक पानी का बूंद है जो स्फेरिकल है और उससे पानी उड़ रहा है, नहीं, सही ना, और इस रेट से हो रहा है, ठीक है ना। देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ इट्स रेडियस when radius is 14 सेंटीमीटर। तो जिस टाइम में रेडियस 14 सेंटीमीटर है उस टाइम में रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन चेंज हो रहा है पहले ये पता करना है, नहीं, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं, इस दर से वॉल्यूम चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रहा है, नहीं, चेंज हो रहा है सरफेस एरिया भी, सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, नहीं, इंक्लूडेड होगा तो रेडियस घटेगा तो सरफेस एरिया भी चेंज होगा, लेकिन हमको जिससे काम है वो वॉल्यूम है ये और रेडियस है, नहीं। तो लेट एट एनी टाइम t
वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप इज इक्वल टू V एंड रेडियस इज इक्वल टू R। ये एज्यूम कर लेना है, ठीक है ना, किसी टाइम t पे ये एज्यूम कर लेना है, नहीं जिसमें इसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चेंज हो रहा होगा और भी क्वांटिटी, लेकिन हमको जिसमें सॉल्व करना है उसको एज्यूम करिए। अब इन दोनों में इस बार रिलेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो रिलेशन हम लोग जानते हैं, v इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्टिव टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई r स्क्वायर dr/dt, नहीं इधर t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए तो इधर भी पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ऐसे 4/3 इंटू 3r स्क्वायर आएगा, नहीं तो 3 यहाँ पर और आएगा, ठीक है ना, और t के रिस्पेक्ट में dr/dt हो जाएगा, नहीं सही ना, क्योंकि 3r स्क्वायर तो r के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन करना था हमको t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt होगा, तो ये कैंसिल हो गया आपका, और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। इसमें से dv/dt आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 2, तो 2 इक्वल टू 4 पाई, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर हो गया, नहीं, और dr/dt तो 2 टू जा, तो dr/dt निकालना है हमको, तो 1/2 पाई इंटू 196, 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो मीटर पर मिनट आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट, सही ना। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, नहीं तो पहले रिलेशन हम लोग यहाँ पर खुद से निकाले, नहीं, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिए, और इसमें से कुछ क्वांटिटी आपको दिया है, कुछ निकालना है, नहीं तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहचान लेना है कौन सा दिया हुआ है, और फिर जो निकालना है निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर और कुछ क्वेश्चन करते हुए, और फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।